साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, अपना ये सेशन रोज होता है दोस्तों 9 बजे। ठीक है, हम यहाँ पर दोस्तों ओल्ड पेपर से संबंधित हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप लोग भी दोस्तों पढ़ते हैं और आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लिया हुआ, सेल्फ स्टडी क्लासेस है ना। ऐप को डाउनलोड कर लो और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे चल के। यहाँ पर आते हैं ठेस कहानी के लेखक कौन है। ठेस कहानी के लेखक कौन है, यानी कि 88 का प्रश्न आपको बताना है। अज्ञेय है अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। ठेस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं आपको बताना है। ठेस कहानी के लेखक कौन है और 4 विकल्प हैं। बढ़िया प्रश्न है। ठेस कहानी के लेखक आपको बताना है और उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका, जल्दी से सभी लोग बताएंगे है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और दोस्तों जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है आराम से कोर्स में एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, ठेस कहानी आपसे पूछा गया तब उत्तर आपका चला जाता है फणीश्वरनाथ रेणु, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ठेस कहानी फणीश्वरनाथ रेणु, कवि प्रिया सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। ठीक है, मलबे का मालिक मोहन राकेश, इंटरव्यू ये अमरकांत की है। ठीक है, इसको अपन को याद रखना है। ठेस रेणु जी की, कवि प्रिया सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, मलबे का मालिक मोहन राकेश, इंटरव्यू अमरकांत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है कि निम्न में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड अनार्की या फिर इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। I.A. रिचर्ड्स की कौन सी कृति नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो बताइए सभी लोग। प्रश्न क्रमांक 89 में आपको चयन करना है। निम्न में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है, नहीं है बताना है। तो उत्तर यहां पर आपका चला जाता है विकल्प नंबर सी, यानी कि कल्चर एंड अनार्की है ना। कल्चर एंड अनार्की ये दोस्तों I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक है, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग है ना। बाकी ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और दोस्तों प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री है ना, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि I.A. रिचर्ड्स की रचना है, जबकि कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। ये कहानियां हैं दोस्तों आपकी, इन कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। बताइए सभी लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 90 में। 90 का उत्तर आपको चयन करना है और 90 में आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर वी। वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी यानी कि इंदुमती, उसने कहा था मकरील और कफन है ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर देखो इंदुमती 1900 ईस्वी की किशोरीलाल गोस्वामी की आपको माना जाता है। ठीक है, उसने कहा था गुलेरी जी की हो गई, मकरील यशपाल जी की और कफन ये प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो सबसे पहले इंदुमती, उसने कहा था मकरील और कफन। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी को दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, प्रथम कहानी मानते हैं, इसको याद रख लेना। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है, तो अपन इसको सीधे सीधे पढ़ेंगे। यहां पर आ जाओ, ये देखो इसको सीधे सीधे पढ़ लो। रचना काल के अनुसार ये तेरे प्रतिरूप दोस्तों अज्ञेय जी की है ना, भूख के दिन यशपाल जी की, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध और एक धनी व्यक्ति बयान ये अमरकांत की। अब यहां से आपको रचनाओं को भी पढ़ते जाना है दोस्तों। क्या पढ़ते जाओगे आप है ना, ये देखो तेरे प्रतिरूप की रचनाकार कौन है, अज्ञेय है ना, भूख के दिन यशपाल, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध, इनको अपन को याद करना है।
ठीक है। अब यहां पर आपको सुमेलित करना है। ये दोस्तों आपके 4 विकल्प हैं, सुमेलित करिए। यारों की यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी और कोसी का घटबार। कोसी का घटबार, इनको आपको चयन करना है और आपको बताना है यारों की यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी और कोसी का घटबार, ये रचनाएं किसकी हैं। यारों की यार ये किसकी रचना है, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी या फिर कोसी का घटबार, ये पूरी की पूरी रचनाएं किसकी हैं, बताइए सभी लोग। ये नीचे विकल्प भी दिए हैं आपके लिए और इन विकल्पों को चयन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यारों की यार ये किसकी रचना है, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी या कोसी का घटबार, ये किसकी रचनाएं हैं। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होता है यारों के यार कृष्णा सोबती। यारों के यार कृष्णा सोबती, ठीक है। अब आपका यहां पर सही उत्तर मछली मरी हुई, मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी की है दोस्तों, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर सपाट चेहरे वाला आदमी, ये किसकी है, ये है दूधनाथ सिंह की रचना। कोसी का घटबार जोशी, तो शेखर जोशी, यानी कि आपका राइट आंसर चला जाता है एक ही तरफ, एक ही तरफ। यानी कि यहां पर देखो आपसे पूछा जाएगा यारों के यार की रचनाकार कौन है, बोले कृष्णा सोबती। यारों के यार कृष्णा सोबती, ठीक है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, ठीक है। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की रचना है, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। और कोसी का घटबार तो आपको पता ही है शेखर जोशी। और पाली ये रचना भीष्म साहनी की है दोस्तों, ये कहानी भीष्म साहनी की है, ठीक है। अब अगला देखो, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि गुंडा कहानी आपको पता होनी चाहिए, है ना। गुंडा कहानी बोले प्रसाद की है, प्रसाद, है ना, गुंडा का प्रसाद, बोले हमने गुंडों का प्रसाद चखा, गुंडों का प्रसाद क्या चखा, गुंडे मिल जाएं आपको कहीं, उनका प्रसाद चखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चख लेना। तो गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, ये आपको बताना है। इंद्रजाल में, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी में। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, ये आपको चयन करना था। प्रश्न क्रमांक 93 का उत्तर, और 93 में आपका राइट आंसर चला जाता है इंद्रजाल। इंद्रजाल यानी कि आपका जो 1 नंबर है इंद्रजाल, वो बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी आदि सन 1912 ईस्वी में प्रसाद की पहली कहानी ग्राम, है ना, इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है, गुंडा काय में संकलित है, इंद्रजाल में। इनके कहानी संग्रह, इनके कहानी संग्रह में दोस्तों ये कहानी संग्रह भी पूछे जाते हैं। तो छाया इनका कहानी संग्रह है प्रसाद का, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप और आंधी ये क्या है, इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी पहली कहानी कौन सी है, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, ग्राम, याद रख लेना, है ना। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है दोस्तों, सतह से उठता आदमी, बोले सतह से उठ नहीं उठ जाता है ना। तो सतह से उठता आदमी की विधा क्या है, 94 का आंसर आपको बताना है। काव्य, कहानी, नाटक या फिर नाटक काव्य, इसकी विधा क्या मानी जाती है, ये 94 में आपको चयन करना है। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है, और 94 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, उत्तर चला जाएगा कहानी। कहानी यानी कि बी नंबर, बी आपका बिल्कुल सही है। सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी, और बी आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है, बी नंबर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, समानांतर कहानी की पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कमलेश्वर, ये आप अपन ने पढ़ा था कि समानांतर कहानी आंदोलन के जो प्रारंभकर्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं दोस्तों कमलेश्वर। अब कमलेश्वर का मूल नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग बताइए कमलेश्वर का मूल नाम क्या है, नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना। यानी कि 95 का उत्तर समांतर कहानी, है ना, समांतर कहानी सभी लोग बताएंगे। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम बताना है, और मूल नाम आपसे पूछा गया तो याद रख लेना, कैलाश सक्सेना नहीं, नीरज सक्सेना, नीरज सक्सेना, है ना। कमलेश्वर का मूल नाम था नीरज सक्सेना, ठीक है।
समांतर कहानी आंदोलन आ कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। और दोस्तों ये नीरज सक्सेना इनका मूल नाम था, यानी कि पूरा नाम था। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। आ कहानी आंदोलन का निर्मल वर्मा ने प्रारंभ किया था। दोस्तों आ कहानी आंदोलन अपन पढ़ते थे, किसने किया था? निर्मल वर्मा ने किया था क्या आ कहानी आंदोलन को? आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए सभी लोग, आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आ कहानी आंदोलन आ बताइए, है ना, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट बताओ। बताइए आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी को कमेंट में लिखना है फटाक से, आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये उत्तर आपको बताना है, जल्दी से लिखना है। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और सभी लोगों ने बताया है कि गंगा प्रसाद बिमल, है ना। आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद बिमल। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, गंगा प्रसाद बिमल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देखो, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है ना। और यहां पर देखो, औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं, इसलिए नई कहानी, है ना, खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा का? आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन किसका है? 96 का उत्तर आपको बताना है। और 96 में उपर्युक्त कथन की अगर हम बात करेंगे तो उपर्युक्त कथन है कमलेश्वर का। किसका है? कमलेश्वर का। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो आपने बताया, राइट आंसर बताया है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स का सांड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? 97 का उत्तर बताना है। ठीक है, जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, लाइक आपको जरूर करना है दोस्तों, और इसी प्रकार से बने रहना है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं? चयन करिए सभी लोग। सभी को चयन करना है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, ये कहानी आपको बताना है, कहानी के संबंध में, है ना। ये दोस्तों कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उदय प्रकाश। क्या आंसर आया आपका? उदय प्रकाश, जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखें दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। ठीक है, उदय प्रकाश है। अन्य रचनाओं में त्रिच इनकी रचना कई बार पूछी गई है, तो त्रिच भी आपको याद रख लेना दोस्तों, त्रिच भी इनकी रचना पूछी जाती है। दरियाई घोड़ा, दत्तात्रेय का दुख, ठीक है, पाल गुमरा का स्कूटर, मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की, जो कि कई बार पूछा गया। पीली छतरी वाली लड़की के लेखक कौन है? ऐसा कई बार पूछा गया। तो ये उदय प्रकाश की जितनी भी कहानियां हैं दोस्तों, चाहे वो पाल गुमरा का स्कूटर हो, चाहे मोहनदास हो, चाहे पीली छतरी वाली लड़की हो, दत्तात्रेय का दुख या फिर त्रिच या दरियाई घोड़ा, इन सारी की सारी रचनाओं को, इन कहानियों को आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन है आपका, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? बताना है किस लेखक की कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। प्रश्न क्रमांक 98 में आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और दोस्तों इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए। चलिए, तीसरी कसम फिल्म किस कहानी, तीसरी कसम फिल्म किस कहानी, किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? और आपने उत्तर लगाया है विकल्प नंबर बी, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। ये क्या माने जाते हैं दोस्तों? आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं रेणु जी, है ना। इनका प्रथम मेला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। किसका? रेणु जी का। इसको अपन को याद करना है। यहां पर आते हैं
तीसरी कसम फिल्म फणीसुनाथ रेणु की इसी नाम की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के ऊपर बनाई गई। रेणु की अन्य कहानियां रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक ये मानी जाती हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद की अंतिम कहानी आपको बताना ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी ये आपको बताना है और 99 का उत्तर बताना है आपको। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? और प्रेमचंद की अंतिम कहानी की जब बात आई तो उत्तर चला जाता है कफन। कफन यानी कि बी नंबर, ये इनकी अंतिम कहानी थी दोस्तों 1936 की, है ना। और विश्व स्तर के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे दोस्तों प्रेमचंद जी। और प्रमुख कहानियों की इनकी बात करें तो ईदगाह, ठाकुर का कुआं, है ना, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा और पूस की रात ये माने जाते हैं। ठीक है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल की, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर सितारे हिंद? जल्दी से बताना है, 100 का आंसर आप लोग बताएंगे। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 100 का बताते चलें अभी। आलसियों का कोड़ा एक किसकी रचना है? 4 विकल्प हैं। 100 का प्रश्न आपको बताना है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। ठीक है। लास्ट के 10 मिनट आपको दिए जाते हैं, जो भी आपको पूछना हो, है ना, आप पूछ सकते हो। बीच में ना तो किसी का नाम लिया जाता है ना किसी का कुछ किया जाता है। ठीक है। तो जिनको भी जो पूछना है बीच में लास्ट में आपके 10 मिनट है उसमें आप पूछ सकते हो। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा ये किसकी रचना है? और आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया, सितारे हिंद। सितारे हिंद यानी कि आपका डी नंबर जो सितारे हिंद है वो बिल्कुल सही है। आलसियों का कोड़ा बिल्कुल राइट आंसर, सितारे हिंद आपका राइट। आलसियों का कोड़ा सितारा हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम था राजा शिव प्रसाद, है ना। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मानव धर्म सार, है ना, भूगोल, हस्तामलक, राजा भोज का सपना ये सभी माने जाते हैं। ठीक है। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं तो कौन है? सभी लोगों को बताना है, बताइए। है ना, हत्या नामक आपको बताना है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 101। हत्या नामक, है ना, हाँ, ये आलसियों का कीड़ा है। आलसियों का कीड़ा, ये आलसियों का कीड़ा, हाँ बिल्कुल सही। बताइए, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार या फिर प्रेमचंद? कूलर बंद कर दिए। आलसियों का कोड़ा, सितारे, आलसियों की कीड़ा, आलसियों का कीड़ा, है ना, ये सितारे हिंद की रचना है। और हत्या नामक कहानी के लेखक हैं दोस्तों जैनेन्द्र कुमार, यानी कि आपका उत्तर चला जाता है जैनेन्द्र कुमार की ओर। बी नंबर आपका सही है। जैनेन्द्र प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियां हत्या, खेल, फोटोग्राफी, अपना अपना भाग, बाहुबली, बाताएं, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, लाल सरोवर, मास्टर जी तथा भाभी। कूलर बंद करता हूं। भाभी, इनको याद रख लेना। ठीक है। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों में दोस्तों कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, है ना, नमक का दरोगा, नशा, पूस की रात, सदगति, बूढ़ी काकी आदि, है ना। प्रयोगवादी कवि अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानियों में त्रिपतगा, रोज, रोज भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। हर सिंगार, रेल की सीटी, कवि प्रिया, मेजर चौधरी, रमनते, तत्र देवता और नारंगियां, मनसो और पठार का धीरज, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रेमचंद बताना है दोस्तों, उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? 102 का आंसर। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? और लगभग सभी को पता है कि जो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था वो तो धनपत राय था।
लेकिन उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। क्या नाम से? नवाब राय नाम से, यानी कि आपका जो बी नंबर है नवाब राय, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विधा के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था, है ना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। ये आपको याद करना है। ठीक है, इन सभी को याद करते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों और अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? प्रेमचंद जी के बारे में सभी लोग जानते हैं दोस्तों, है ना। अभी अपन ने पढ़ा कि इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, है ना। प्रेमचंद को यह नाम दिया था दया नारायण निगम ने, बिल्कुल सही है ना। जमाना पत्रिका के संपादक थे दोस्तों दया नारायण निगम, इन्होंने दिया था। और प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था, ये आपसे पूछा गया। 103 का उत्तर पूछा गया। सभी लोग बताएंगे करबला, सोजे बतन, निर्मला या फिर गबन। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? 103 का उत्तर आपको चयन करना है और उत्तर चला जाएगा सोजे बतन। सोजे बतन यानी कि बी नंबर। ठीक है। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो वो किया गया था सोजे बतन को। हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे बतन को अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित करके जब्त कर दिया, है ना। सोजे बतन में 5 कहानी संकलित थी दोस्तों, इसके दुनिया, हुब्बे वतन, है ना, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ठीक है, इसे और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये थी दोस्तों। ठीक है, ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है मेरा वतन, शेख मखमूर, सिले मातम, इनको दोस्तों आपको याद रख लेना है। और प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं, जो लगभग सभी को पता है। ठीक है। कफन का बताना है आपको। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है। घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं, बताइए सभी लोग बताएं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियां खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, है ना। इनमें से कोई काम नहीं करते या उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। क्या करते हैं? 104 में उत्तर थोड़ा सा देख के बताना, नहीं तो बोले सराव देखा ना ताव और लगा दिया बी, है ना। और आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि उपर्युक्त दोनों काम करते हैं और डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, पूड़ियां खरीद कर भी खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। ठीक है, तो ये कफन कहानी अपन पढ़ते, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमचंद की। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कफन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी है जिसमें माधव घीसू नामक जो पात्र हैं दोस्तों, कफन के पैसे से पूड़ियां खाते हैं तथा शराब भी पीते हैं, कफन के पैसे से, है ना। और मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? मनोविश्लेषणवादी अपन ने कई बार पढ़ा है। मनोविश्लेषणवादी ईलाचंद जोशी, अज्ञे, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र कुमार। 105 का उत्तर बताना है। क्लास कंटिन्यू चलेगी दोस्तों अब, है ना। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सभी स्वस्थ हैं, आप सभी अपने अपना ध्यान रखेंगे, है ना। अब आपको बताना है कि मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका कि ईलाचंद जोशी तो हैं, अज्ञे भी हैं, जैनेन्द्र कुमार भी हैं, कौन नहीं है? सुदर्शन नहीं है, ये मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। सी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, लाइक कर दो एक बार। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार हैं दोस्तों। हार की जीत इनकी कहानी आपको पता होगा, इनकी पहली कहानी है, 1920 में सरस्वती में छपी थी। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियों दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, है ना, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर और कलम की बेटी, ये सारी की सारी रचनाएं इन्हीं की मानी जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, है ना, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल, सभी बताएंगे। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? भोला राम का जीव, ये व्यंग्य के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है?
और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें सभी लोग, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो और जिन भी साथियों को दोस्तों अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों कोर्स ले सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं और अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हरिशंकर परसाई बिल्कुल सही हो जाएगा। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है। हरिशंकर परसाई यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं और परसाई जी की अन्य प्रकाशित व्यंग्य कृतियां हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास, चंदन घिसे आदि ये मानी जाती हैं, ठीक है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारी पात्र मधुलिका का संबंध मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से, पुरस्कार से, इंद्रजाल से या फिर देवदासी से? 107 का उत्तर। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? और उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध जो है ये है पुरस्कार से। पुरस्कार यानी कि बी नंबर, ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मधुलिका का संबंध किससे है? पुरस्कार से, और बी आपका राइट आंसर चला जाता है, ठीक है। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों अब देखते हैं कुछ और प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानी है और इसी कहानी की पात्र है मधुलिका, ठीक है। मधुलिका है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जल्दी से बताना, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताइए सभी लोग, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? फटाक से बताओ, एक क्वेश्चन आपके लिए आया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? लिखें जल्दी से। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। बताइए किस किस को पता है। और बिल्कुल सही आंसर आया है कि, है ना, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में। 1889 आपका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन माने जाते हैं? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर दोस्तों ईला चंद्र जोशी? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, ये आपसे पूछा गया था और आपने बताया है आंसर कि सर नई कहानी आंदोलन की अगर बात करोगे तो उत्तर लगाएंगे हम काय में। प्रमुख जो कहानीकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों मोहन राकेश। मोहन राकेश आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश और ये नंबर जो है आपका वो बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर है। मोहन राकेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, प्रस्तुत विकल्पों में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं, इसको अपन को याद रख लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर देख ले, मोहन राकेश की नई कहानी के प्रमुख कहानीकार निम्नलिखित मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, है ना, राजकमल चौधरी, निर्मल वर्मा, ये सभी माने जाते हैं, ठीक है। अगला है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन है? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवमूर्ति या फिर शिवराज सिंह बेचैन? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक आपको बताना है और आपका राइट आंसर चला जाता है साथियों, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा, और कसाईबाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। कौन है? शिवमूर्ति, यानी कि आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। सी नंबर आपका सही है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक शिवमूर्ति हैं और इनकी अन्य रचना है केसर कस्तूरी। केसर कस्तूरी भी है, ठीक है। कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? आपको बताना है।
हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? 110 का उत्तर आपको चयन करना है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है, हिंदी की पहली कहानी बताना है और राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपका क्या? विकल्प नंबर 1 यानी कि इंदुमती। अब इंदुमती के रचनाकार कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती को दोस्तों, है ना, ये आपको याद रख लेना, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है तथा धुलाई वाली 1907 राजेंद्र बाला घोष, ठीक है, बंग महिला की कहानी है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का क्या माना जाता है? छायानुवाद माना जाता है, ठीक है, इनको भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंग महिला का असली नाम क्या था? ये तो कई बार पूछा गया। बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम क्या था? मामुनी, विद्यावती, राजेंद्र बाला घोष या फिर रामेश्वरी देवी? बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम क्या था? और उत्तर आपका बिल्कुल सही चला जाता है कि बंग महिला का जो असली नाम था वो नाम था दोस्तों राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष यानी कि आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। राजेंद्र बाला घोष आपका बी सही है। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था और ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी, है ना। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है और इनके द्वारा रचित कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, धुलाई वाली और दालिया, ये मानी जाती है। ठीक है, सभी को बिल्कुल सही आंसर आया है। अब दोस्तों हम यहां पर थोड़े से क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे, ठीक है, सभी लोग बताना बढ़िया तरीके से। दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। लाइक जरूर कर देना जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों आपको बताना है साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? पहला प्रश्न आपके लिए, है ना, बिल्कुल ठीक है। साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? सभी को बताना है। साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? साधना गद्य काव्य के लेखक आपको चयन करना है। कौन बताता है सबसे पहले? और आप लोगों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं कि अगर साधना गद्य काव्य पूछा जाएगा तो वो बताया जाएगा किसका? राय कृष्णदास। बिल्कुल सही आंसर, राय कृष्णदास आपका बिल्कुल सही है। साधना गद्य काव्य के लेखक हैं राय कृष्णदास। राय कृष्णदास जो आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन किसकी आत्मकथा है? अगला क्वेश्चन आपके लिए, जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? और फटाफट से उत्तर आनी चाहिए। लाइक जरूर कर दिया सभी लोगों ने। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? और उत्तर आपका चला जाता है जूठन आत्मकथा है किसकी? बताइए, किसी ने नहीं बताया अभी तक। ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल सही है। आशा जी, नीतू जी, बिल्कुल राइट आंसर। रोमा जी, ममता अधिकारी, ममता कुमारी जी, बिल्कुल, है ना। ये जूठन जो आत्मकथा है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। वेरी गुड, ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे, है ना। सभी लोग बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, जाति आरक्षण। जाति आरक्षण आत्मकथा किसकी है? जाति आरक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? जाति आरक्षण, जाति आरक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं। जाति आरक्षण, जाति आरक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है ना, क्या बताना है? रमन जी,
सभी लोग बताएंगे। जाति आरक्षण ये किसकी आत्मकथा है? जाति आरक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? और जाति आरक्षण आपसे पूछा गया तो उत्तर चला जाता है कैलाश नाथ। क्या है? कैलाश नाथ। ठीक है, कैलाश नाथ है ना। जाति आरक्षण आत्मकथा जो है दलित आत्मकथा है और कैलाश नाथ इसके रचनाकार हैं। ठीक है, कैलाश नाथ माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आपको बताना है कि मेरे बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए, मेरा बचपन मेरे कंधों पर दलित आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? और बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कैलाश कौन माने जाते हैं? मेरा बचपन मेरे कंधों पर कौन है? किसका है? बहुत बढ़िया। और बताइए। क्लास का टाइम 9 बजे, रोज 9 बजे होती है ना। शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है दोस्तों मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। ठीक है, बूंद बाबड़ी आत्मकथा किसकी है? बूंद बाबड़ी, बूंद बाबड़ी आत्मकथा के लेखक कौन है? लेखिका कौन है? बूंद बाबड़ी आत्मकथा किसकी है? बूंद बाबड़ी आत्मकथा ये किसकी मानी जाती है? सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और बूंद बाबड़ी आत्मकथा के जो लेखक माने जाते हैं, लेखिका मानी जाती हैं, वो कौन मानी जाती हैं? बताइए जल्दी से। और उत्तर चला जाता है दोस्तों पद्मा सचदेवा। बूंद बाबड़ी आत्मकथा किसकी है? पद्मा सचदेवा की। किसकी है? पद्मा सचदेवा की, जो बिल्कुल सही आंसर है। पद्मा सचदेवा बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है दोस्तों। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, इसी प्रकार से तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अध्ययन जरूर आपको करना है ना। और दोस्तों जिनको भी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, और इसी प्रकार से अध्ययन करें। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप को जरूर डाउनलोड करना है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। एक बार व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर दें। ठीक है, ठीक है। और ये दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप है, इसी प्रकार से जुड़ते रहें। ठीक है, नीतू जी, मयंक वर्मा जी, ठीक है, बबीता जी, अनिरुद्ध जी, ठीक है, हाँ रक्षित शर्मा जी, बिल्कुल, जगदीश जी बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दारसू जी बिल्कुल राइट है। रेखा त्रिपाठी, विशाल जी, है ना। विशाल जी क्या पूछ रहे? विशाल जी शंभूक हत्या, है ना, नरेंद्र कोहली जी का नाटक माना जाता है शंभूक हत्या, है ना। अरुण राजपूत जी, ललिता जी, प्रमोद जी, मनीषा गिल जी, गीतिका, रेखा, अनीता, मोहम्मद, ठीक है, कविता यादव जी ठीक हैं। अब अर्शदीप जी, अनुराग जी, अर्चना, कमला जी, मुकनत, अजित जी, राहुल जी, बबीता, आर जी, अजित जी,
संबुक की हत्या नाटक है, नाटक, नरेंद्र कोहली। अरुण राजपूत जी, दुर्गेश जी, प्रदीप जी, शैलेश कुमार जी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से जुड़े रहें। जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है ना, ठीक है, कोमल जी, संगीता, कर तो दिया है, कर दिया है, क्लियर तो हो गया है। अनूप राजपूत जी, अभी तो यही चलेगा, पार्ट वाइज चलेगा, कहानी चलेंगे, है ना। कोमल शर्मा जी ठीक है, जसवंत जी, सोनू सिंह जी, उदय कुमार, विपिन जी, विशाल जी, ठीक है, मनीषा जी, संतोष जी, अनुराग, अर्शदीप, सभी को धन्यवाद। यही सीरीज चलेगी अभी, ठीक है। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करते रहें, और है ना, ठीक है, बिल्कुल। अलका रानी, भागीरथ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। जय हिंद। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जुड़कर के आप अपना अध्ययन बहुत अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़कर जिनको भी कोर्स में लेना है दोस्तों, 1199 में आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को।